Okay. So let us start. ठीक है, तो अब चलो. So we will start with liquid solutions. We will start with liquid solutions. हम liquid solutions पढ़ेंगे, और liquid solutions आसान चैप्टर उतना नहीं है. हाँ, बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितना टफ नहीं है, बट एक अच्छा चैप्टर है. इसके बाद हम सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए लिक्विड सॉल्यूशंस को मैं पहले डिवाइड करता हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है. आज की जो पहली क्लास है ये थोड़ी बेसिक सी क्लास रहेगी. ठीक है, जिसमें हम जो हमारे पुराने बच्चे जो पहले से हमारे साथ कोर्सेज कर रहे हैं वो यूज टू हैं उनके साथ. जैसे वेपर प्रेशर थोड़ा सा समझेंगे आज हम. पहले हम थर्मोडायनेमिक्स वाली कोर्स में भी हमने सीखा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में भी सीखा हुआ है, बट फिर से एक बार पढ़ाना होगा मुझे. वेपर प्रेशर आज हम समझेंगे, और इंट्रोड्यूस करेंगे हम राउल्ट्स लॉ. आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे राउल्ट्स लॉ को, कि राउल्ट्स लॉ क्या है, और इस तरह से चीजों को हम प्रोसीड करेंगे. चलिए, तो ठीक है. सो सॉल्यूशंस तो आपको पता है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया. ये दो कंपोनेंट आपके पास है, और ये दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, बेसिक सी बातें. अभी हमारे इस चैप्टर में सॉल्वेंट्स जो हमारा होगा ना, वो सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड ही होगा. थ्रू आउट द चैप्टर we will be dealing with liquid solvent. We will be dealing with liquid solvent, and जो सॉल्यूट होगा वो हमारा वैरी करेगा. तो चैप्टर को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. एक हम डिवाइड करते हैं लिक्विड्स इन लिक्विड्स. लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ये. फिर हम जाएंगे सॉलिड्स इन लिक्विड, ये. और फिर हम जाएंगे गैस इन लिक्विड. फिर हम जाएंगे गैस इन लिक्विड. तो मेजॉरली ये जो चैप्टर है ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लिक्विड्स इन लिक्विड्स के अंदर हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ राउल्ट्स लॉ. हम इसी के अंदर राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं. ठीक है. फिर सॉलिड्स इन लिक्विड्स में हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड्स इन लिक्विड्स में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे. सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, उसके अच्छे से समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो फॉर्मूलाज के पीछे का आइडिया क्या है, कहां से आया, कैसे आया, सब कुछ सीखेंगे. देन गैस इन लिक्विड, इसको मैं कहूंगा ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, और इसके अंदर एक छोटा सा लॉ आएगा, उसको हम सीखेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट हेनरीज लॉ. ठीक है, हम हेनरीज लॉ इसके अंदर पढ़ेंगे. तो ब्रॉडली 3 पार्ट में मैंने चैप्टर को किया है डिवाइड. अब राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ छोटे मोटे टर्म्स हम बता देते हैं आपको. पहले कुछ छोटे मोटे टर्म्स हम बताएंगे, और उससे पहले हम बताएंगे थोड़ा वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर के बारे में एक छोटा डिस्कशन 10 मिनट 15 मिनट का करना जरूरी है. तो फिर से करेंगे इस बार. ठीक है, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो सुने और सीखे और आगे बढ़ेंगे. सो वेपर प्रेशर इज एक्चुअली, डेफिनेशन तो बहुत आसान है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम. वेपर्स एट इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड. अपनी लिक्विड के साथ वो इक्विलिब्रियम पर है, तो वो उस समय क्या वेपर्स, उसके जो वेपर्स हैं वो क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज वेपर प्रेशर. और ये इक्विलिब्रियम आप इस तरह का सोच लो, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस. H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस. मतलब आपके पास कंटेनर है. और मैं एक बात बता दूं आपको, इस चैप्टर में
कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थ्रू आउट द चैप्टर मूवेबल पिस्टन वाले कंटेनर को इमेजिन करना, ठीक है, मूवेबल पिस्टन वाले कंटेनर को इमेजिन करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मेरे पास कंटेनर है और सपोज करो मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट है सर। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस मैंने कहा, तो तुम्हारे पास यहां H2O लिक्विड है और H2O के वेपर्स भी है, और H2O के वेपर्स भी है, H2O के वेपर्स भी। और अगर मान लो हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, तो इसका एक वेपर प्रेशर होगा, इसका एक वेपर प्रेशर होगा जो कि है 1 atm, जो कि है 1 atm। एक चीज और मेक श्योर करना होगा, बाहर से भी हमें प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, 1 atm, सो दैट पिस्टन जो है वो स्टेबल रहे, नहीं तो वो मूव करके ऊपर नीचे हो जाएगी, और फिर मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या हो जाता है उससे। तो फिलहाल बाहर से भी प्रेशर अंदर के वेपर प्रेशर के बराबर रखना होगा, सो दैट वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे दोनों के बीच में। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है सर यहाँ पे, इसका मतलब है वही, जब आप ये देखो कि अब फर्दर और वाटर के वेपर्स नहीं बन रहे हैं, आप बोल सकते हो एक तरह से सैचुरेटेड प्रेशर, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक तरह का सैचुरेटेड प्रेशर, अब इससे अब चेंज नहीं हो रहा प्रेशर, अब प्रेशर उतना ही है एट अ गिवन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में, अब प्रेशर 1 atm ही है। तो जब 1 atm का प्रेशर अचीव हो जाए और उसके बाद प्रेशर में कोई चेंज ना दिखे, तो आप समझ लीजिए कि वो वेपर प्रेशर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम कब आती है डेफिनेशन से, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो बोलने वाली बात है, वैसा भी बोल सकते हो आप। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, कि आप वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, अंदर से एक्सपैंड कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि because vapor pressure is a kind of equilibrium constant. I am repeating these things, we have studied these things in equilibrium, but I am repeating it again. H2O liquid is in equilibrium with H2O gas. So as per the definitions and the rules of equilibrium that we have made, यहाँ पे मैं K equilibrium की जब बात करूंगा तो K equilibrium क्या होगा, it is simply pressure of H2O. It is simply pressure of H2O gas, because liquids and pure solids are not considered in equilibrium equation. So pressure of H2O, so Kp, K equilibrium बोलो, Kp बोलो, Kp is equals to pressure of H2O. So since K equilibrium cannot change without change in temperature, without change in temperature, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो के इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आता, और एक्चुअली के इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2O ही है। देयरफॉर वेपर प्रेशर इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये बातें तो क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, इस तरह से एग्जाम्पल सोचो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराया था, मैं फिर से एक बार उसको इलस्ट्रेट कर दे रहा। जैसे कि आपके पास सपोज करो वाटर है, और वाटर है लिक्विड, और कोई टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर मान लो आप T टेम्परेचर पर, इसका जो वेपर प्रेशर है, देखो हर टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर होगा, और एक बात समझ आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप देखो तो ये एंडोथर्मिक है, देखो तो ये एंडोथर्मिक है ना, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक में आपने क्या पढ़ा हुआ है, एंडोथर्मिक में वॉन हॉफ इक्वेशन से क्या पढ़ा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ता है इसका मतलब प्रेशर ऑफ H2O भी जो होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। मतलब अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे बात करूं, अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे बात करूं तो ये वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होगा। जैसे मान लो मैं 30 डिग्री पे बात करूं तो ये 1 atm से काफी कम होगा। हाँ लीनियरली नहीं बढ़ेगा, लीनियरली नहीं बढ़ेगा, बट काफी कम होगा। 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, इस तरह से बढ़ते 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 जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा ये वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। और हमने बाहर से 1 atm ही मेंटेन कराया हुआ है सो दैट पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। अगर अंदर ज्यादा हो बाहर कम हो तो फिर सिनारियो डिफरेंट होंगे, वो मैं बॉइलिंग समझाते समय आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। फिर वो कंप्रेशन एक्सपेंशन होता रहेगा और अल्टीमेटली या तो लिक्विड बचेगा या तो गैस बचेगा। अब यहां पे देखिए टेम्परेचर, वेपर प्रेशर मान लो इसका 50 mmHg है, सपोज करो 50 mmHg इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T। और यहां पे हमने कहा कि नाइट्रोजन गैस है, हमने डिसॉल्व मतलब यहां पे कंटेनर में डाला हुआ है नाइट्रोजन गैस और इसका प्रेशर है 100 mmHg। ये नाइट्रोजन गैस है। एज्यूम दैट नाइट्रोजन की पानी में सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है। ये एज्यूम करिए कि पानी में ये घुलता नहीं है, नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एज्यूम इट। और अब कहा गया कि अगर हम वॉल्यूम को हम अगर 1/3 कर दें, मतलब 3 टाइम्स डिक्रीज कर दें, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को अगर 3 टाइम्स डिक्रीज कर दें तब टोटल प्रेशर कितना होगा। अभी इनिशियली टोटल प्रेशर कितना था, टोटल प्रेशर था 100 और ये 150 था टोटल प्रेशर। तो जब वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तो नाइट्रोजन का प्रेशर तो 300 हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रेशर तो 300 हो जाएगा बिकॉज उसका कोई वेपर प्रेशर नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं। लेकिन याद रखें आप, ये जो वाटर का वेपर प्रेशर है ना वो 50 ही मेंटेन रहेगा, वो 50 ही मेंटेन रहेगा, वो 50 ही मेंटेन रहेगा बिकॉज आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो। तो फिर बच्चों को लग रहा होगा जो पहली बार देख रहे हैं कि सर लेकिन वॉल्यूम तो कम हुआ ना। लेकिन क्या होता है बेटा, जब वॉल्यूम कम होता है ना साथ में जो आपके गैसेस हैं, जो वेपर्स हैं वो भी कंडेंस होते हैं, जो वेपर्स हैं वो भी कंडेंस होते हैं सो एज टू मेंटेन दी वेपर प्रेशर। सर क्यों कंडेंस होते हैं, वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। फिलहाल यही सच्चाई है, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। हमने रूल इसलिए इनके बिहेवियर को देख के हमने रूल्स बनाए और वो रूल्स बहुत ही सुंदर है, हर जगह फॉलो होते हैं, ठीक है। तो वो हर जगह फॉलो होते हैं। तो इस तरह से वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। अब साथ में वॉल्यूम कम हो रहा है ना तो मोल्स भी कम हो रहा है, मोल्स भी कम हो रहा है। तो बस ये बात है। तो ये तुम्हारा 350 mmHg मेंटेन रहेगा, 350 mmHg मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब एक बात और फिर से रिपीट करूंगा, ये भी चीजें हमने पहले पढ़ी है। वेपर प्रेशर आई गेस समझ में आ गया होगा, वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा क्या है। अब एक बात और भी पढ़ेंगे कि जब सपोज करो, ये वाला एग्जांपल 2 बार दे चुका हूं, सेम वही एग्जांपल देखेंगे, नए बच्चे अच्छे से समझेंगे कि हमने यहां पे वाटर रखा हुआ है और वाटर रखा हुआ है लिक्विड, लिक्विड वाटर रखा हुआ है और टेम्परेचर किया 90 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे 90 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा हुआ है और 1 atm बाहर का प्रेशर सेट किया, ठीक है। बाहर का प्रेशर 1 atm सेट किया, 1 atm। अब क्या होगा कि अब क्वेश्चन यही है कि अंदर लिक्विड वाटर रहेगा
या लिक्विड वाटर प्लस गैस दोनों रहेगा, या फिर सिर्फ गैस रहेगा। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में लिक्विड सॉल्यूशंस का ही है, क्योंकि इसके बाद ही आप प्योर लिक्विड और सॉल्यूशंस के बीच का डिफरेंस समझोगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्चुअली में आपके पास वेपर प्रेशर होगा, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अभी हमने पीछे देखा ना कि वेपर प्रेशर पानी के लिए 100 डिग्री पे 1 एटीएम होता है, तो ऑब्वियसली ये 1 एटीएम से कम होगा। सपोज करो मैंने कह दिया 0.8 एटीएम है, सपोज करो से 0.8 एटीएम है, तो वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम है, मतलब इतने वेपर्स हैं यहां पे जो 0.8 एटीएम का प्रेशर लगा रहे होंगे। इतने वेपर्स हैं जो 0.8 एटीएम का प्रेशर लगा रहे होंगे। फिर क्या होगा, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा कि ये कंप्रेस होगा, बिकॉज बाहर का प्रेशर ज्यादा है और पिस्टन मूवेबल है। ये पहली क्लास है, आप इसमें चीजों को समझ लीजिए अच्छे से। पूरे चैप्टर में हम मूवेबल पिस्टन की बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सब फंडे क्लियर नहीं है तो आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ आएगा आगे, बस आप फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे इससे ज्यादा, और आपको लगेगा कि हाँ यार हमको आता है। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि उनको लिक्विड सॉल्यूशंस आता है, ठीक है, बट रियलिटी कुछ और है। एक्चुअली में इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, आप देखोगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ऐसा लिखोगे आप। अब फिर बोलोगे कैसे आया, तो बोलोगे ठीक है सर ये तो बस आ गया, ऑब्जर्वेशन है। यही तो बोलते हैं मैक्सिमम लोग, आप लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा इसको कि हाँ यार ये तो सर ठीक है, ये बस आ गया ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, इवन राउल्ट्स लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये बस लिख लिया कि हाँ यार ये तो आ गया, बस ये तो यही होता है और क्या। हाँ, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट बोल रहे हैं, है ना। डेल्टा टी के इंटू मोल फैक्टर से, नहीं मैं बताऊंगा किससे आया, बताएंगे किससे आया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो वो देखेंगे हम और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे इस चैप्टर को। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं, आप देखना आपको मजा आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ के। चलिए तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या होगा, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 एटीएम बाहर का प्रेशर है, तो ये कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा। लेकिन जब ये कंप्रेस हो रहा होगा तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसकी वेपर प्रेशर 0.8 से कुछ चेंज हो, क्योंकि आप टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहे हो, टेम्परेचर तो आपका वही 90 डिग्री अभी भी मेंटेन्ड है। तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि अंदर प्रेशर 0.8 से कम या ज्यादा हो जाए। तो जैसे, और बाहर वाला क्या बोलेगा, बाहर वाला कहेगा कि यार हमको तो कंप्रेस करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है नहीं अभी पिस्टन, बाहर ज्यादा अंदर कम, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ये चल रहा होगा। लेकिन ये जो अंदर वाला है ना, ये भी झुकने को तैयार नहीं, ये भी झुकने को तैयार नहीं है, ये भी कह रहा है कि नहीं यार मुझे 0.8 ही रहना है, भले मुझे तुम पूरी तरह से एकदम खत्म कर दो लेकिन मुझे 0.8 ही रहना है। जब तक रहूंगा 0.8 रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ सोच रहा है। तो ये ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, और ये कंडेंस होता जा रहा है, बिकॉज अगर ये कंडेंस नहीं हुआ तो इसकी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी, अगर ये कंडेंस नहीं हुआ तो इसकी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी, लेकिन वेपर प्रेशर तो नहीं बढ़ सकती, रूल है। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है जैसे, तो ये कंडेंस होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अगर आप इक्विलिब्रियम पर आने को छोड़ोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे यू विल हैव ओनली लिक्विड, आपके पास सिर्फ लिक्विड वहां पे होगा। और इसी तरह से आप सोचो बेटा, इसी तरह से सोचो, सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस रखते हो, सपोज करो 110 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो उस पे वेपर प्रेशर क्या होगा,
अभी मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और वॉट ऑफ इक्वेशन से हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ता है। तो सपोज करो 1.2 से, सपोज इट इज 1.2, सपोज इट इज 1.2, सो इफ इट इज 1.2, अब क्या होगा कि अंदर वाले का प्रेशर, और बाहर हमने 1 एटीएम ही मेंटेन कराया हुआ है, बाहर हमने 1 एटीएम ही मेंटेन कराया हुआ है, ध्यान से, बाहर 1 एटीएम मेंटेन कराया हुआ है, और अंदर जो है ना प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है वो 1.2 है। अगेन ये जो पिस्टन है ये अनस्टेबल स्टेट में है, तो ये फिर इसको पुश करेगा इस बार अंदर से बाहर, और जब ये बाहर पुश कर रहा होगा तो ये एक्सपैंड हो रहा है, ये पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, बाहर पुश कर रहा है तो पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, और अगर एक्सपैंड हो रहा है, अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो फिर अंदर की प्रेशर 1.2 से कम होने लग रही होगी, प्रेशर 1.2 से कम हो रही होगी क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है। तो ये क्या बोलेगा, रूल क्या है कि भाई वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये लिक्विड वेपराइज होने स्टार्ट होंगे, वेपराइज होने, और जैसे वहां कंडेंस हो रहा था यहां उल्टा होगा, यहां वेपराइज होगा, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि इसको 1.2 मेंटेन रखना है, लेकिन बाहर तो 1 ही है, बाहर तो चेंज कर नहीं रहे हो आप, तो अगर आप बाहर चेंज नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां भी समझ आ रहा होगा आपको कि अल्टीमेटली क्या होगा, ओनली वेपर्स विल रिमेन इनसाइड द कंटेनर, अल्टीमेटली ओनली वेपर्स will remain inside the container, inside the container, सिर्फ वेपर ही बचेगा अल्टीमेटली। सर अगर 90 डिग्री वाले केस में अंदर का प्रेशर पूछे तो 0.8 लिखेंगे या 0, क्योंकि ओनली लिक्विड का प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। हाँ ठीक है, सही बात है। यहां पे अगर प्रेशर की वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वो डिपेंड करता है। जैसे देखो प्रेशर की वैल्यू तो अभी यहां तो कुछ प्रेशर हम अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर सकते, प्रेशर अभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर अलग अलग है, तो प्रेशर हम नहीं बता सकते कि एक्चुअली में वो प्रेशर क्या है। पूरा लिक्विड बन जाएगा तब तो कोई प्रेशर नहीं है, नेग्लिजिबल प्रेशर है। हाँ अगर पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है टेम्परेचर पे, तब बता सकते हैं, लेकिन इस केस में अंदर तो मैंने कहा वेपर प्रेशर 0.8 है, लेकिन वो रहेगा ही नहीं वेपर वहां पे, तो यहां अंदर प्रेशर कुछ कमेंट नहीं करेंगे हम प्रेशर पे कि क्या प्रेशर है, क्योंकि गैस वहां है ही नहीं, ठीक है, वहां गैस है ही नहीं, और यहां पे गैस ही गैस है, यहां गैस ही गैस है। यहां क्या लगता है, यहां क्या लगता है क्या होगा प्रेशर, यहां क्या बोलेंगे प्रेशर, क्या यहां प्रेशर बोल पाएंगे इक्विलिब्रियम आने पे, हाँ बोल पाएंगे। 1.2 नहीं, 1.2 नहीं बोलेंगे अविनाश, यहां 1 एटीएम बोलेंगे प्रेशर, अगर आप सोचो तो, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये लिक्विड पूरा वेपराइज हो जाएगा, जब ये लिक्विड पूरा वेपराइज हो जाएगा, पूरा वेपर बन जाएगा, तब तो फिर इक्विलिब्रियम ही नहीं है, वो लिक्विड वेपर वाली कोई कंडीशन ही नहीं है ऐसा कि 1.2 रखना है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तब 1.2 इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर वो अपना पिस्टन जो है वो अपने हिसाब से मेंटेन करेगा, वो अपने हिसाब से मेंटेन करेगा। 1.2 है, 1 एटीएम है, तो जो बाहर का प्रेशर होता है अल्टीमेटली तो वही प्रेशर वो अचीव करता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वही अचीव करता है, तो 1 एटीएम यहां पे बोल सकते हैं, बट यहां पे हम नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है। तो अभी सिंपल बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी चैप्टर में, why 1.2 is not compulsory, because you don't have this equilibrium over there ना, H2O liquid H2O गैस, अगर आपके पास सिर्फ H2O गैस है तब तो फिर नॉर्मल नाइट्रोजन गैस जैसा रखा हुआ था उसी की तरह हो गया ना, वहां कोई लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम नहीं है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऐसा कोई इक्वल नहीं है, बिकॉज आपके पास कंडेंस होने के लिए वहां वाटर ही नहीं है, वहां वाटर ही नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है।
यू शुड हैव इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर दैट इक्विलिब्रियम टू स्टैब्लिश। तो वहां पे वो है ही नहीं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अब फिर से एक बार बता देते, बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या थी। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेफिनेशन यही थी, ये एक स्पेशल टेम्परेचर है। देखो 90 डिग्री के ऊपर या फिर 90 डिग्री पे अगर देखा जाए तो सिर्फ लिक्विड है, 110 डिग्री पे देखा जाए तो सिर्फ गैस है। लेकिन क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जहां लिक्विड और गैस दोनों होगी? अब आप बोल सकते हो सर यहां भी हो सकती है। अगर आपने बाहर 1 atm रखा प्रेशर, अगर यही बाहर मैंने प्रेशर सर 0.8 रख दिया, सपोज करो सर बाहर का प्रेशर मैंने सर 0.8 रख दिया, तो क्या होगा? तो सर 0.8 अगर रख दिया बाहर का प्रेशर, तब तो फिर 90 डिग्री ही बॉइलिंग पॉइंट हो गई, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों तो रहेंगे। वेपर बना और वेपर बनने के बाद वेपर और लिक्विड दोनों ही आपके साथ है, और कोई बाहर का प्रेशर ज्यादा नहीं है, जितना अंदर का प्रेशर है उतना ही है, तो दोनों आराम से को एग्जिस्ट करेंगे। तो सर मतलब पानी की बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री हो गई? हाँ हो सकती है, अगर बाहर का प्रेशर 0.8 है तो। अगर बाहर का प्रेशर 0.8 है तो एक्चुअली ये जो बॉइलिंग पॉइंट टर्म है, पहली चीज तो ये डिफाइंड कब है? डिफाइंड कब है? जब आपके पास एक कंटेनर हो और वो कंटेनर में मूवेबल पिस्टन लगा हो। पहली बात, ये बॉइलिंग वर्ड बहुत अजीब अजीब तरह से लोग डिफाइन करते हैं, है ना। नॉर्मली हम भी क्या बोलते हैं घर वर में, जैसे कोई बर्तन वर्तन में पानी चढ़ा है तो भाई पानी बॉइल हो रहा है। तो एक्चुअली में बोलचाल की भाषा में ठीक है, ठीक है, बोलचाल की भाषा में ठीक है, बट उसको टेक्निकली जो बॉइलिंग वर्ड है वो सिर्फ कब डिफाइन हो रहा है? कब डिफाइन हो रहा है? कंटेनर जब मूवेबल पिस्टन के साथ लगाओ, ठीक है, मूवेबल पिस्टन के साथ लगाओ तभी बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो रहा है। और दूसरी चीज, ये एक्सटर्नल प्रेशर के साथ वेरी करेगा। आप समझिए, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ वेरी करेगा, के साथ वेरी करेगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसको इवेपोरेशन कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। उसको आप इवेपोरेशन कह सकते हो कि हाँ यार वो इवेपोरेट हो रहा है, बस और कुछ नहीं, इवेपोरेट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट तो अलग ही चीज है, बॉइलिंग पॉइंट अलग ही चीज है, बिल्कुल तभी डिफाइंड है। मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है, क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट को कैसे सोचना है? एक ऐसा टेम्परेचर है जब, हाँ, एक बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच liquid and gas coexists at a given external pressure in a container having movable piston, in a container having movable piston। ऐसे इवेपोरेशन क्यों होता है? इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्यों होता है? तो इवेपोरेशन क्यों होता है? तो लिक्विड जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अच्छा ये भी एक पॉइंट आता है, मैं ये भी बता रहा हूँ इवेपोरेशन। एक पॉइंट और आता है, ये जो बच्चा पूछ रहा है कि सर इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है और जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमेना है। कितने बच्चों ने ये डेफिनेशन सुना है? बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। सुना है ना? कितने बच्चे इसको दिल से मानते हैं
कि हाँ बहुत सुंदर बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने एंट्रोपी के लेक्चर्स में मैंने बताया है क्या ये? अच्छा, एंट्रोपी के लेक्चर में कहाँ पे बताया होगा? अच्छा, अच्छा, जब अपन रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे वहां बताया है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ वहां बताया होगा, ठीक है। तो बेटा बस इसीलिए मैं आज की क्लास ये कर रहा हूं, ये सब कंफ्यूजन्स ना बनी रहे। तो अब आप सुनिए, ये कुछ भी नहीं है, ये बल्क है, ये सरफेस है, ये बिल्कुल बकवास है। तो इसको हम सरासर बकवास कह सकते हैं, बिल्कुल। आप ये सब सुन के कंफ्यूज नहीं होइए। अविनाश कह रहा है सर मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। समझ में कैसे आएगी बेटा, ये कुछ है ही नहीं तो कैसे समझ आएगी? यहाँ बोलते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, वो बस वो सरफेस वाला जो है ना, वो बस ऐसा इवेपोरेट होगा। वो जब चला जाए तो वो इवेपोरेट है। और बॉइलिंग मतलब वो नीचे वाला भी ऊपर आएगा, ऐसा कुछ। बल्कि यही तो बोलते हैं कि नीचे वाला जो नीचे वाला है वो भी जा सकता है। क्या बकवास है ये? अबे जब नीचे वाला जब गया होगा तो ऊपर आके ही ना गया होगा। और ऐसा थोड़ी ना लिक्विड के पार्टिकल सिर्फ ऊपर रहेंगे। ऐसा है क्या कि लिक्विड के पार्टिकल सिर्फ ऊपर रहेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अबे लिक्विड के पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन में ऊपर नीचे सब मोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपन ऊपर है तो यार अपन ऊपर रहेंगे, नीचे कोई जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सरफेस है, वो बल्क है, ये डेफिनेशन को आप दिमाग से हटा दें। ऐसा नहीं है। तो इवेपोरेशन कैसे हो जा रहा है सर? उसको ऐसे थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे हो जा रहा है, चलो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि देखो, एक बात तो जब वो टेम्परेचर ले रहा है ना, जब वो टेम्परेचर ले रहा है तो ठीक है, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम हो रही हैं और वो टूट रहा है और टूट के वो H2O गैस बन रहा है, वो बात अलग है। ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इवेपोरेशन जो हो रहा है ना वो एक ओपन कंटेनर में हो रहा है? कहां हो रहा है? वो एक ओपन कंटेनर में हो रहा है। आप ऐसा सोचो कि, ध्यान से सोचना, कि मान लो यहां पे एक ओपन कंटेनर है और मैंने टेम्परेचर यही रखा 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मैंने यही रखा 90 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे मैंने, वेपर प्रेशर कितना होता है इस पे? वेपर प्रेशर कितना होता है? 0.8। 0.8 एटीएम ही वेपर प्रेशर होता है। सपोज से बोल रहा हूं, ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, 1 एटीएम से कम होता है, 0.8 एटीएम वेपर प्रेशर होता है। लेकिन वेपर प्रेशर तो तभी सर बता सकते हैं ना जब हमारे पास यहाँ पे एक पिस्टन हो। अब मैं आपको बस ये सोचने का तरीका बता रहा हूं, है ना। अब ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि जो पूछ रहे इवेपोरेशन कैसे होता है सर, इवेपोरेशन का क्या फिर सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये पानी को ना, पानी को तो नहीं पता कि मेरे ऊपर पिस्टन है या नहीं। पानी को तो नहीं पता। अब वो सोच रही होगी कि भाई देखो मेरे पास 90 डिग्री का टेम्परेचर है तो मुझे 0.8 एटीएम अचीव करना है। 0.8, ये सोचने का तरीका है, ठीक है, ये बस सोचने का तरीका है। तो 0.8 एटीएम अचीव करना है। तो ये 0.8 एटीएम के हिसाब से सपोज करो वेपर्स बना रही होगी। इसको लग रहा होगा ठीक है मैं 0.8 एटीएम क्रिएट करना चाह रहा हूं, मैं 0.8 एटीएम क्रिएट करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, यहां तो कोई बाउंड्री नहीं है। यहां कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये जो वेपर्स है ये तो चले गए कहां? ये तो चले गए एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में चले गए वेपर्स। तो फिर पानी को लगा, अरे यार 0.8 के हिसाब के तो हमारे वेपर्स दिख नहीं रहे हमको, तो क्या करें? तो क्या करें, तो चलो थोड़ा और वेपर्स बनाते हैं 0.8 क्रिएट करने की कोशिश में, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री है। लेकिन फिर उनको पता चलेगा, अरे यार ये जो वेपर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो वेपर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वेपर्स एक्चुअली सराउंडिंग में एस्केप कर जा रहे हैं। ये सराउंडिंग में एक्चुअली में एस्केप कर जा रहे हैं। तो एस्केप कर जा रहे हैं तो क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये पूरा लिक्विड
जो पूरा इंटायर लिक्विड है, पूरा इंटायर लिक्विड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा इंटायर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आप इवेपोरेशन बोल सकते हो, इसको आप इवेपोरेशन बोल सकते हो, इसको आप इवेपोरेशन बोल सकते हो कि हाँ यार इवेपोरेट हो गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन, ऐसा सोच लो कि वो वेपर, जिस तरह से सोचने बताया हूं, जिस तरह से सोचने बताया हूं वैसे ही सोचना है। मतलब मैं बताऊं, अगर मैंने ना यहां पे इस बॉटल में, इस बॉटल में मैंने अगर पानी रख दिया है और इसको ऐसा ओपन कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया, ऐसे रखा हुआ, आपको एक बात पता है, ये पानी ना खत्म हो जाएगा अपने आप, ये पानी अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप ये पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, 200-400 साल के बाद आना, खत्म हो जाएगा, 200-400 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन इससे भी हो रहा है। ठीक है, पानी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है भाई देख यार तेरे को 0.8 क्रिएट करना है, तो वो अपने हिसाब से क्रिएट कर रहा है 0.8, लेकिन ऊपर तो पिस्टन ही नहीं है, ये आए और गायब, आए और गायब। लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे 90 डिग्री है, तो अब वही ओपन वेसल को सोचो, ओपन वेसल को सोचो, क्या करते हैं अपन, उस ओपन वेसल में भी आप इवेपोरेट कर रहे हो, जब आप उसको गैस स्टोव के ऊपर रख रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, तो आप देखोगे 10 मिनट के अंदर पानी खत्म हो जाता है। देखा है आपने, 10 मिनट के अंदर आप पानी खत्म कर सकते हो उसमें से। क्यों खत्म कर पा रहे हो 10 मिनट के अंदर पानी? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा रहे हो, आप रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा रहे हो। एक काम और कर सकते हो आप सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो, आप सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा सॉल्ट बनाते ना, सॉल्ट वॉल्ट बनाते हैं वो लोग, अबे वो जो समुद्र के किनारे ऐसा करके सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग यही तो करते हैं, ऐसे करके एक बहुत बड़े बड़े, अबे गांधी जी तू तो, गांधी जी देख इधर, अभी इधर देख, सॉल्ट्स बनाते हैं तो वो बड़े, वो इतना टेम्परेचर तो नहीं दे पाते, वो उतना टेम्परेचर नहीं दे पाते, वो सनलाइट में ही क्या कर रहे हैं, वहां भी कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, वहां पे भी उन्होंने क्या किया, बस पानी को रख दिया, पानी को रख दिया, पानी अपने आप इवेपोरेट हो गया। तो उन्होंने उसको ऐसा खोल के इसलिए रखा, खोल के इसलिए रखा ताकि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाया जाए, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाया जाए, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया। आई होप अब आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन समझ आ गया होगा क्या है। बस बॉइलिंग जो है इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल केस, और ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, बॉइलिंग इतना इजी नहीं है कि कभी भी यूज करो, और ये समझ में आना बहुत जरूरी है आगे इस चैप्टर के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ हाँ, ओपन कंटेनर में एटमॉस्फेयर, क्या पूछ रहे, ओपन कंटेनर में एटमॉस्फेयर के H2O के साथ कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। जब तक वो इक्विलिब्रियम है तब तक दोनों चीजें हो रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कब कौन सी चीज हो रही है, क्योंकि वो जो कंडेंसेशन हो रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है, वो तभी हम बोल सकते हैं। नॉर्मली तो सभी हो रहा है, वो तो एक सीधी सी बात है कि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, कोई भी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज स्टार्ट हुआ है, तो दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन शुरू में नेट H2O इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसकी रेट ज्यादा है, क्योंकि उसकी रेट ज्यादा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ वहां पे। तो हम यहाँ पे नहीं कह पाएंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन कभी इक्वल हो रहा है या नहीं, वो कभी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कभी अचीव हो ही नहीं रहा है ओपन कंटेनर पे। तो ये बात इक्विलिब्रियम में भी हमने सुनी है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ओनली। जब क्लोज्ड कंटेनर में आप इक्विलिब्रियम को अटेन कराइए तभी होगा गैसेस के केस में। ठीक है, तो ये हमने इवेपोरेशन बॉइलिंग के बारे में पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ा, एंड नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट लॉ,
एंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अभी अपन प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए और काफी अच्छे से ये बात समझ में आएगी। ऑन अ वेरी ह्यूमिड डे कैन बॉटल फिल अप बाय कंडेंसेशन इफ एट 90 डिग्री वी हैव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 0.9 एटीएम रखो तो वो उतना ही रहेगा। 0.9 एटीएम अगर बाहर का प्रेशर उतना है तो वो भी उतना रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया आपको, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ वेरी करेगा, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी, दैट इज द नेचर। अब जब मैं लिक्विड्स इन लिक्विड्स की बात करूंगा, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल चैप्टर लिक्विड्स इन लिक्विड्स, एंड दिस इज राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। सर आज मेरा क्लास 8 का डाउट क्लियर हुआ है, ठीक। चलो देखो राउल्ट्स लॉ क्या है, अब बहुत अच्छे से एकदम प्रिसाइजली समझना है कि इसको भी बहुत कैजुअली पढ़ लेते हैं, बहुत कैजुअली पढ़ लेते हैं राउल्ट्स लॉ को, इतना कैजुअल ये नहीं है। तो देखो राउल्ट्स लॉ किसके लिए डिफाइंड है, जब आपने दो लिक्विड को मिलाया और दोनों ही मिक्सिबल लिक्विड्स होने चाहिए, मिक्सिबल एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, मिक्सिबल एंड वोलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिबल एंड वोलेटाइल लिक्विड। अब एक पॉइंट मैं बता दूं, यहां हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सर बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसके दो कंपोनेंट हो वो बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके दो कंपोनेंट्स हो हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मिक्सिबल एंड वोलेटाइल, तो सर वोलेटाइल मतलब क्या सर, एसीटोन पेट्रोल ऐसा कुछ आता है ना फीलिंग, ये वर्ड सुनते ही ऐसी फीलिंग आती है, वोलेटाइल मतलब एसीटोन होगा, पेट्रोल होगा, अल्कोहल, सर ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो मैं बता दूं वोलेटाइल मतलब हर लिक्विड को हम चैप्टर में वोलेटाइल मानेंगे, ठीक है, हर लिक्विड को वोलेटाइल मानेंगे जिसकी थोड़ी भी वेपर प्रेशर होती है, जिसका भी वेपर प्रेशर नॉन जीरो है, जिसका भी वेपर प्रेशर नॉन जीरो है, तो एवरी लिक्विड, कोई भी लिक्विड होगा वो वोलेटाइल होगा। हाँ किसी की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, किसी की वोलेटिलिटी कम होगी, बट वोलेटाइल तो सभी लिक्विड्स होंगे फॉर श्योर, वोलेटाइल सभी लिक्विड्स होंगे, ठीक है, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। मिक्सिबल मतलब मिलने चाहिए, सॉल्यूशन की बात ही हो रही है तभी, ठीक है, सॉल्यूशन की बात ही हो रही है, मिक्सिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पैग बना सकते हो H2O और एथेनॉल, तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये आपके मिक्सिबल लिक्विड के एग्जाम्पल है, तो ये बहुत ही फैमिलियर होंगे आप लोग इसके साथ, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। तो ये सर सॉलिड्स का लिक्विड, हाँ ठीक है, वेद का एक अच्छा डाउट है, वो जैसे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, तो सर फिर तो सॉलिड का कुछ लिक्विड प्रेशर होना चाहिए, लिक्विड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, होता होगा बट उसको हम प्ले में नहीं लाते, वो अभी इस चैप्टर में आपको और अच्छे से समझ आएगा जब मैं ट्रिपल पॉइंट वगैरह पढ़ाऊंगा ना, फेज डायग्राम वगैरह, तो वो वाला पॉइंट भी क्लियर होगा तुमको, लिक्विड प्रेशर और ये सब, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। फेज डायग्राम में बहुत मजा आएगा देखना, उसमें सभी चीजें क्लियर होंगी। लिक्विड प्रेशर हाँ कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है खास, इसलिए उसको नहीं पढ़ते। तो चलो फिलहाल आप मिक्सिबल और ये समझ गए, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, इस लॉ की मदद से हम वेपर प्रेशर बता सकते हैं, वेपर प्रेशर बता सकते हैं, किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का। तो लॉ का यूज क्या है, यूज क्या है लॉ का, इस लॉ के यूज से
हम वेपर प्रेशर बता सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताने का क्या है सर, आप जाओ मेजर कर लो, मेजर कर लो सर, क्या है, ठीक है, वेपर सॉल्यूशन लो, एक टेम्परेचर दो, आप कुछ कोई भी प्रेशर गॉज वगैरह लगाओ, जाओ प्रेशर मेजर कर लो सर, आ गया आपके। अबे ठीक है, आ जाएगा प्रेशर, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, थ्योरेटिकली कैसे समझ सकते हैं, उसकी वेरिएशंस को कैसे समझ सकते हैं, वो बताएगा राउल्स लॉ। तो थ्योरेटिकली हम वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस की, ठीक है। Do we use non-volatile solute in Raoult's law? No, Raoult's law, we are studying only liquids in liquids. ठीक है, सॉरी, लिक्विड्स इन लिक्विड्स। मैं समझ रहा हूं आपको ये डाउट कहां से आ रहा होगा। आई गेस आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे भी राउल्ट्स लॉ लगता है, तो वहां से डाउट आता है बच्चों को कि वहां राउल्ट्स लॉ लगा दिए, आता है वहां से डाउट, वहीं से आ रहा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा है तो एक बार। हाँ बोला ना मैं, यस बोल दिए मैं, तो जान रहा हूँ ना, वहीं से डाउट आता है। अभी फिलहाल उतना दिमाग ना लगाएं, पहुंचूंगा वहां सब कुछ क्लियर होगा। अभी देखिए लिक्विड्स इन लिक्विड्स, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपली लिक्विड इन लिक्विड के लिए लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे थ्योरेटिकली। सर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल इसने लॉ बताया, इसने कहा कि देखो आपके पास लिक्विड है और लिक्विड का सॉल्यूशन है, यहां लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन लगा हुआ है आपके पास, इसमें ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, दोनों चीजें, ए भी है और बी भी है, तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। अब यहां पे ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक बात और समझ लेना आप लोग, सॉल्यूशन का बिहेवियर और प्योर लिक्विड का बिहेवियर जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अभी हम इंसान समझ भी नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने मेरी एजियोट्रॉप वाली वीडियो देखी है तो वहां पे आपको समझ आया होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको भी नहीं पता अभी कि वो हो क्यों रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले। तो ये ए एंड बी सॉल्यूशन। तो अब बेटा देखो यहाँ पे वेपर्स कुछ बनेंगे, आप सोचो वेपर्स बनेंगे, ए के भी वेपर्स बने और बी के भी वेपर्स बने, ए के भी वेपर्स बने और बी के भी वेपर्स बने, दोनों के वेपर्स बने, ए बी बी बी, ये रेड वाला ए है मान लो, ये बी है मान लो, कुछ भी सोच लो आप, ऐसे दोनों के वेपर्स बने। तो किसके कितने वेपर्स बने होंगे, इसके लिए लॉ है, ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज, ऐसा। और इसी तरह से जो प्रेशर ऑफ बी होगा, जो बी का प्रेशर होगा वो भी डिपेंड करेगा, इसको लोग ना बहुत आसानी से एक्सप्लेन भी कर देते हैं और बच्चों को समझ भी आ जाता है कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, थोड़ी सी फीलिंग आती है ना, हाँ यार ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। मोल फ्रैक्शन इसको लिखते कैसे बेटा, ऐसा लिखते हैं पीए इज इक्वल्स टू पीए डिग्री इंटू साई ए, ऐसा लिखते हो। इसको फिर क्या लिखते हो, पीबी इज इक्वल्स टू पीबी डिग्री इंटू साई बी, अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब यहां जो ए और बी दोनों के वेपर्स बने उसमें अगर मुझे सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए तो मैं ये बताऊंगा, ए का वेपर प्रेशर, तो ये ए का वेपर प्रेशर है, ये सिर्फ बी का वेपर प्रेशर है, ये कुछ इस तरह से बताइए, ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, परेशान मत होना, अभी और एक्सप्लेन करना है, अभी तो राउल्स लॉ चलेगा एक दो क्लास पूरा, अभी ध्यान से सुने। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर इसका मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें लूपहोल कहां पे लूपहोल है जो जनरली थोड़ा समझ नहीं आता।
वेपर प्रेशर चेंज हो गया? नहीं, वेपर प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिक्विड सॉल्यूशंस को अलग ट्रीट करें, वो इक्विलिब्रियम अलग है। वो अब ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये H2O लिक्विड, H2O गैस ऐसा कुछ ऐसा बिहेव ये नहीं करता। अब ये अलग तरह से बिहेव करेगा। 15 मिनट दो, समझ में आएगा उसके बाद। ठीक है। हाँ, ए का वेपर प्रेशर मैं बोलूंगा चेंज हो गया। ए का वेपर प्रेशर अब चेंज हो गया। जब वो बी के साथ मिल गया ना, तो वो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया। और पीए डिग्री पीबी डिग्री क्या है? पीए डिग्री और पीबी डिग्री क्या है? पीए डिग्री है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये क्या बता रहा होगा? ये वैल्यूज से आपको क्या पता चलता है? इन वैल्यूज से पता चलता है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है। इन वैल्यूज से, इन वैल्यूज से ये पता चलता है कि कौन कितना वोलेटाइल है। ये पता चलता है कि कौन कितना वोलेटाइल है, ये पता चलता है। अब एक छोटा सा आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं, एकदम बोर्ड लेवल का, इवन आप मेंस लेवल में भी बोल सकते हो। इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो, हाँ, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे होंगे। मतलब जब हम ये वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं ना, पीए का पार्शियल प्रेशर, तो उसी टेम्परेचर पर पीए डिग्री भी लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पीए डिग्री टेम्परेचर के साथ तो वेरी करेगा ही, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा ही। अब देखो, मैंने कहा 1 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी मैंने मिलाया, और मैंने कहा पीए डिग्री जो है ये है कुछ सपोज 50 mmHg, और पीबी डिग्री है सपोज 100 या 10 mmHg। ठीक है, फील करिए थोड़ा कि ए और बी को आपने मिलाया, ए का 1 मोल, इसका बी मोल, दोनों ही मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, दोनों ही मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, दोनों ही मिक्सिबल लिक्विड है। आपने दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद अब मैं पूछूं टोटल प्रेशर कितना होगा, तो आप बहुत इजीली बोलोगे सर ए का जो वेपर प्रेशर होगा, सर जो ए का वेपर प्रेशर होगा ये होगा सर साई ए इंटू पीए डिग्री। तो सर साई ए जो है सर वो 1/4 है, पीए डिग्री सर 50 है, तो ये वैल्यू कुछ आ गई 50/4। और सर पीबी जो होगा वो होगा साई बी इंटू पीबी डिग्री, तो साई बी हो गया 3/4 इंटू ये हो गया 10, तो ये हो गया 30/4, और ये हो गया 50/4, तो सर ये तो 20 हो गया सर टोटल। तो सर पी टोटल 20 हो गया। ऐसी तो करते हो, ऐसी तो करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 mmHg, इसका मतलब क्या है कि ये 20 mmHg वेपर प्रेशर है। मेरा क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा मेरा क्वेश्चन ये कि देखो, वेपर प्रेशर बताओ कब डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है वेपर प्रेशर? कभी भी किसी भी पॉइंट पे। वेपर प्रेशर कब डिफाइन करोगे? वो तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करोगे। क्लोज कंटेनर, मूवेबल पिस्टन, इक्विलिब्रियम, सभी पॉइंट्स लगेंगे, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करोगे। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि ये इतना अमाउंट इनिशियली मिक्स्ड है, ऐसे ही बोला जा रहा है ना। और आप जितने भी क्वेश्चन इसके बनाते भी हो, जिन जो ड्रॉपर बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, उन्होंने ये क्वेश्चन जब भी बनाए भी हैं, तभी भी क्वेश्चन में भी क्लियरली लिखा रहता है दे आर इनिशियली मिक्स्ड लाइक दिस। उनको इतना मिलाया गया है, और आप फिर वेपर प्रेशर निकाल रहे हो। और वेपर प्रेशर आप जब साई ए निकाल रहे हो, साई ए, यहाँ पे साई ए क्या है? साई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज पे क्या मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड फेज पे कब मोल फ्रैक्शन, कब कब कब? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर।
यहां भी मोल फ्रैक्शन कब, इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि आप वेपर प्रेशर कब निकाल रहे हो, आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो इक्विलिब्रियम पे, आप इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर निकाल रहे हो। लेकिन आप तो यहां अंधों की तरह 1/4 और 3/4 ले रहे। लेकिन सर क्वेश्चन तो हो जाता है सर, ओके, किताब के पीछे देखते हैं ना सर, तो आंसर भी मैच हो जाता है ना? सर ए मार्क करते हैं तो ए ही आता है। तो क्या बोले, इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? फ्रैक्शन तो सेम रहेगा ना। अच्छा, फ्रैक्शन सेम रहेगा। अच्छा, फ्रैक्शन सेम रहेगा। सुनो, अब मेरी बात समझो, फ्रैक्शन सेम कैसे रहेगा? नहीं, तुषार का आंसर क्लोज है। तुषार जो तुमने आंसर किया है दैट इज क्लोज टू द राइट आंसर। सुनो बेटा, जब, नहीं नहीं, सुनो, जब ये ऊपर जाएगा ना, अभी और अच्छे से अपन क्वेश्चन लेके इसको जस्टिफाई करेंगे। जब ये लिक्विड ऊपर जा रहा होगा, तो मुझे ये बताओ, आप ये बताओ कि क्या दोनों ए और बी दोनों बराबर जाएंगे ऊपर? क्या दोनों की जाने की टेंडेंसी दोनों की बराबर है? क्या नहीं है, क्योंकि यार ये पीए डिग्री पीबी डिग्री तो अलग अलग है ना, ये तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग टेंडेंसी है। तो मुझे बताओ, अगर शुरू में वो 1 मोल और 3 मोल था लिक्विड में, अब जब वेपर बना होगा तो वेपर में ज्यादा वोलेटाइल वाले की ज्यादा होगी ना टेंडेंसी, ज्यादा वोलेटाइल वाले की ज्यादा टेंडेंसी होगी। तो क्या लगता है अभी भी लिक्विड में वही फ्रैक्शन मेंटेन रहेगा? जो बच्चे ये कह रहे थे कि फ्रैक्शन तो वही रहेगा सर, क्या वही फ्रैक्शन अभी भी लिक्विड में मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो वो तो अनइक्वली गए ना ऊपर, ऐसा थोड़ी ना कि इक्वली गए हैं तो अभी भी लिक्विड में वही मेंटेन है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो समझिए इस बात को। इन सभी क्वेश्चन में एक एजम्पशन होता है जो सस्ता मास्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता है ये। समझिए बात को। यहां पे हम ऐसा एक हिडन एजम्पशन है, मैं नहीं बोल रहा कि ये कोई एजम्पशन है कि गलत है हम मान ले रहे हैं, नहीं, इन सभी क्वेश्चंस में नहीं, आइडियल सॉल्यूशन है ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, आइडियल सॉल्यूशन में भी ऐसा नहीं, ये तो सभी फॉर्मूला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं, तुषार योर आंसर वाज वेरी क्लोज टू द राइट आंसर, कि ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास लिक्विड है, और ये जो पिस्टन है ना, ये जो पिस्टन है, आप बताओ मुझे, मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम को क्या चाहिए? क्या इक्विलिब्रियम को पिस्टन से कोई मतलब है? क्या इक्विलिब्रियम को पिस्टन से कोई मतलब है या प्रेशर से मतलब है? बताओ, एकदम बिल्कुल दिल से बोलना, प्रेशर से मतलब है कि पिस्टन से? प्रेशर से मतलब है ना, हाँ ठीक है ना, प्रेशर से मतलब। तो अगर अगर मैं इस पिस्टन को दूर रखूं, तो वही प्रेशर, मान लो 10 एटीएम का प्रेशर या 10 यूनिट्स का प्रेशर, उसी प्रेशर के लिए मुझे बहुत सारा इवेपरेशन कराना पड़ेगा अगर पिस्टन को दूर रखूं तो। और यदि मैं उसी पिस्टन को बहुत पास रखूं, अगर उसी पिस्टन को मैं बहुत पास रखूं, तो उतने ही प्रेशर के लिए मुझे बहुत थोड़ा सा इवेपरेशन कराना होगा, बहुत थोड़ा सा इवेपरेशन कराना होगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम आएगी, तो हम मानेंगे कि लगभग जो हमने मिलाया था वही चीज इक्विलिब्रियम पर है। तो समझिए मेरी बात को, तो ये पिस्टन चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, यहां पे पिस्टन एकदम चिपका हुआ है, ये एजम्पशन है यहां पे। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर देते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, ऑल्दो नहीं घुमाया जेई ने अभी तक, अनफॉर्चुनेटली नहीं घुमाया है, घुमाना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो बच्चे बिल्कुल पस्त हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है।
ठीक है, और देखना नियर फ्यूचर में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी पेपर में। तो ये पिस्टन पिस्टन क्लोजली, ठीक है, समझा रहा हूं फिर से समझा रहा हूं। पिस्टन क्लोजली हेल्ड है, समझिए मेरी बात को। देखिए देखिए, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है कि लॉ वैलिड नहीं है, लॉ बिल्कुल वैलिड है। लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो आपको क्या चाहिए, देखना फिर से देखना, आपको पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम आ गई, उस इक्विलिब्रियम पर, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम आ गई, उस इक्विलिब्रियम पर आप मोल फ्रैक्शन बताओ, लिक्विड में ए का क्या है, लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन क्या है वो बताओ, और पीए डिग्री पीबी डिग्री से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन जब मैं यहां 1 मोल और 3 मोल लगा रहा हूं, जब मैं 1 मोल 3 मोल मिला रहा हूं, तो मुझे इक्विलिब्रियम पर, ये तो मैं बस इनिशियली मिला रहा हूं ना, तो मुझे इक्विलिब्रियम पर क्या मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं कि एकदम 0.0000001 इतना कम इवेपोरेशन हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गई, इतना कम इवेपोरेशन हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गई, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपका पिस्टन जो है वो लिक्विड से एकदम चिपका हुआ हो। प्रैक्टिकली नहीं अचीव करना है इसको, प्रैक्टिकली अचीव नहीं करना है, थ्योरी को समझो, खूबसूरती को समझो थ्योरी की, प्रैक्टिकली नहीं अचीव करना है इसको। मतलब जब वो एकदम, बोलो आप एक वेपर बना है, सिर्फ एक बबल बना है, ऐसा सोचो, बहुत ही कम वेपर जब बना है, तब हम ये मान सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली, क्या बिल्कुल सही है, कि जितना हमने मिलाया था लगभग उतना ही अमाउंट इक्विलिब्रियम पर लिक्विड में है, क्योंकि बहुत कम सा इवेपोरेशन हुआ है, बहुत कम सा इवेपोरेशन हुआ है। लेकिन अगर यही आप इसको थोड़ा, अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा एक दो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा, तब और समझ में आएगा, नंबर्स से और ज्यादा अच्छे से समझ आता है ये चैप्टर। क्या अभी बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि इस क्वेश्चन में हम इस तरह से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो पी कैसे डिफाइन किया, अच्छा, पी कैसे डिफाइन किया सॉल्यूशन का, पी डिफाइन किया ना बेटा, क्या दिक्कत है पी डिफाइन करने से, पी कैसे डिफाइन हुआ, देखो पी डिफाइन करने के लिए छोटा सा स्पेस चाहिए ना, तो ये लिक्विड है और यहां पे पिस्टन है, ऐसा सोचो, तो थोड़ा सा भी वेपर बना, थोड़ा सा जो वेपर बना, अब उसको मैं ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता, तो प्रेशर तो डिफाइन हुआ ना, ये पिस्टन इतना दूर हो या इतना दूर हो या इतना दूर हो या फिर एकदम चिपका हुआ हो, अगर थोड़ा सा भी वेपर है तो प्रेशर तो डिफाइन होगा। तो आप ये समझ लो, जितना क्लोज रख सकते हो उतना क्लोज रखे हुए हो, जितना क्लोज इस पिस्टन को रख सकते हो, जितना कम इवेपोरेशन कराकर इक्विलिब्रियम ला सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम यहां पे अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर हैज बीन फॉर्म्ड। पिस्टन चिपका हुआ है लिक्विड से, देयरफॉर थोड़ा सा इवेपोरेशन, थोड़ा सा इवेपोरेशन होने से इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। सो रफली साई ए साई बी इनिशियली मिक्स्ड कॉम्पोजिशन का एज्यूम कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, ठीक है। तो ये सॉल्व करने में बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअली आपको ये एजम्पशन अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो बच्चे पूछ रहे हैं, बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन। अभी सब आइडियल सॉल्यूशन ही, जब तक नॉन आइडियल टर्म नहीं बोला मैंने तो सब कुछ आइडियल ही है, आप ये मानिए। अब एक ग्राफ बनाएंगे। सर ये फर्स्ट बबल और लास्ट बबल वाले टर्म समझ नहीं आते, बिल्कुल बताएंगे, समझ आएगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो। सर अगर पिस्टन थोड़ा ऊपर रहा देन कैसे करेंगे? तो पिस्टन अगर ऊपर रहा ना, जब अगर पिस्टन थोड़ा ऊपर रहा तो हमें पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जब आई है तो कितना ए का मोल इवेपरेट हुआ है। तो उससे आपको पता लगाना पड़ेगा लिक्विड की कॉम्पोजिशन। लिक्विड की कॉम्पोजिशन पता है तभी आप बता सकते हो। लॉ गलत नहीं है, लॉ बिल्कुल सही है, लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लॉ तो खुद ही कह रहा है कि जाओ दम है तो निकाल लो साई ए। लॉ तो सीधे कह रहा है जाओ साई ए निकाल लो इक्विलिब्रियम पर। वो तो हम बेवकूफ लोग ना इसको इनिशियली मिक्स वाले को ही सीधे सीधे डाल देते हैं और फिर हम एजम्पशन मार देते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये हम अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा एजम्पशन बना रहे। राउल्ट्स ने सही बताया जो बताया। सर अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो इंडिविजुअली वेपर प्रेशर मेंटेन करने, नहीं, ये किसने कह दिया आपको कि आइडियल सॉल्यूशन है तो वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर मेंटेन करता है? ये आपने कहां पे पढ़ लिया ऐसा? आइडियल सॉल्यूशन है तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा, ये कहां पे पढ़ लिया हमने? नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हाँ डाउट है, ठीक है। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आइडियल सॉल्यूशन टर्म वो है। अभी मैं बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन वो है जो इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। और बात आती है कि वो क्यों नहीं मेंटेन कर रहा है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होगा आपको, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन वही है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। अब चलो देखो एक छोटी सी बात और इसमें ऐड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ, बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए सपोज आपके पास, अभी मानो कि मेरा पिस्टन दूर है, मेरा पिस्टन दूर है और ये मेरा ए और बी का मिक्सचर है। मैं बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, चैप्टर भर उसी की बात करूंगा। ये ए और बी है, ए और बी है, और अब इसका वेपर बना होगा, वेपर में ये ए आया होगा, ए आया होगा, सर बी भी आया होगा, बी भी आया होगा। कौन ज्यादा आया वो तो डिपेंड करेगा, वो तो डिपेंड करेगा साई ए पर भी डिपेंड करेगा और मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा और वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कौन ज्यादा आया, ठीक है। वो तो दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें, अगर हम यहाँ पे ये कहें कि ये ए है ये बी है, ठीक है। अगर मुझे ये वेपर का कॉम्पोजिशन चाहिए, ये जो साई ए साई बी है, जो साई ए साई बी है, बिल्कुल ध्यान से बेटा समझना, साई ए साई बी जो है ये किसका कॉम्पोजिशन है? ये किसका कॉम्पोजिशन है? ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन, ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन है। लेकिन ये जो वेपर है ना, ये जो वेपर है, तो इस वेपर का भी कॉम्पोजिशन चाहिए। क्या दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होगा? बताओ, नहीं होगा ना सेम? हाँ नहीं होगा, क्योंकि बात को समझो, क्योंकि दोनों की वोलेटिलिटी अलग अलग है, अनइक्वली ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता जरूर है कि आप एक ऐसी वैल्यू सेट कर दो, एकदम ऐसे दो लिक्विड्स ले लो, ऐसा मोल फ्रैक्शन बना दो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम आ जाए कॉम्पोजिशन, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बट नहीं हो रहा है सेम, नहीं होगा सेम।
अभी आपको नंबर से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे सपोज करो YA और YB से हम डिनोट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, क्योंकि एनसीईआरटी में यही नोटेशन यूज किया है। जेई में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी YA YB करके यूज किया है, देयरफॉर हम भी यहाँ पे YA YB बोल देते हैं। ठीक है, YA YB क्या है? कॉम्पोजिशन है, या फिर मैं बोलूं तो मोल फ्रैक्शन है। कौन से फेज में? मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। इन वेपर फेज, वेपर फेज में जो A और B है उसमें मोल फ्रैक्शन है। मुझे ये बताओ कि ये तो आपको पता है कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A चाहिए, अब आप लिक्विड को मत देखो, आप सिर्फ इस गैस को देखो, तो गैस में डाल्टन्स लॉ लगेगा ना, है ना? सिर्फ आप गैस को देखो तो गैस में डाल्टन्स लॉ लगेगा ना। और डाल्टन्स लॉ से क्या बोलते हो आप बोलते हो पीए इज इक्वल्स टू पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बोलोगे यहाँ पे? नहीं, आपको तो मैंने कहा लिक्विड आप छोड़ दो, देखो ही मत, आप सिर्फ गैस को देखो, सोचो वहां सिर्फ गैस है, तो पीए जो होगा क्या ये YA इंटू पीटी के बराबर नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा किससे? फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। अगर हम डाल्टन्स लॉ से देखें तो ये बिल्कुल ऐसे होगा। अच्छा सर, राउल्स लॉ से क्या होगा सर? अच्छा, राउल्स लॉ से तो ये होगा, पीए राउल्स लॉ से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे आप कॉम्पोजिशन किसकी यूज कर रहे हो? लिक्विड वाले की। तो पीए इज इक्वल टू क्या बोलोगे? आप बोलोगे पीए डिग्री इंटू साई ए। यहाँ पे साई ए है, यहाँ पे वाई ए है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फील अभी नहीं करना है इनको, इनको अभी फील नहीं करना है। आप बस देखिए मैथमेटिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये साई ए, ये वाई ए। सर मोल फ्रैक्शन क्यों यूज कर रहा है सर, कुछ और यूज करे क्या? तो फिर आता है कि फिर आता है कि सर मोल फ्रैक्शन कॉमन सेंस लग रहा है सर। मोल फ्रैक्शन कोई कॉमन सेंस नहीं है। ऑब्जर्वेशन जो वैल्यूज हैं, जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू हैं, उनके हम बहुत बहुत करीब तभी पहुंच सकते हैं जब हम यहाँ मोल फ्रैक्शन यूज करें। तो उसने अपना दिमाग लगा के बता दिया है। लॉ के पीछे दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों है सर, ऐसा ही क्यों है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। तो पीए इज इक्वल्स टू पीए डिग्री इंटू साई ए, और ये ऐसा। तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पीटी इंटू वाई ए इज इक्वल्स टू पीए डिग्री इंटू साई ए, ऐसा बोल सकते हैं। एंड सिमिलरली आप पीबी के लिए भी कर सकते हो, तो पीटी इंटू वाई बी इज इक्वल्स टू पीबी डिग्री इंटू वाई, सॉरी साई बी, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, हाँ तनिष्क, ऐसे ही सोचना है। तो यहाँ पे ये रिलेशन और ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है। इनको हम अभी आने वाले चैप्टर्स में, इस चैप्टर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसमें बहुत यूज करने वाले हैं इन दोनों रिलेशंस को। ठीक है, तो इससे आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी से फिर वाई ए निकालने का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला? वो इसी को एक्सपैंड कर दिया, पी ए डिग्री साई ए अपॉन पी टोटल। तो यहां से थोड़ा सा फील भी आता है कि हाँ यार, ये क्या है? प्रेशर ऑफ ए है। हाँ, थोड़ा प्रेशर ऑफ ए है, तो ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, तो काइंड ऑफ मोल फ्रैक्शन ही तो हो गया जो वेपर फेज में रहेगा। थोड़ा सा फील भी आ जाता है यहां से, ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो ये जो रेशियो है, ये मोल फ्रैक्शन तो ही रहेगा किसका? आपके ए का। इसी तरह से आप बी को लिख सकते हो वाई बी। तो वेपर्स में क्या मोल फ्रैक्शन है? दिस इज पीबी डिग्री इंटू साई बी अपॉन पी टोटल। तो इस तरह से डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को रिलेट किया जाता है। दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। अब थोड़ी सी एक बात और समझते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात। सपोज करो, पीए डिग्री जो है वो 100 यूनिट्स है। ठीक है, और पीबी डिग्री जो है वो 50 यूनिट्स है। सपोज करो, थोड़ा सा फील वाला फैक्टर लेते हैं। ठीक है, 50 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है,
और तुम्हारे पास यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, जैसा भी पिस्टन है जो भी है, और यहाँ पे तुम्हारे पास ए और बी तुमने मिलाया हुआ है, ए और बी तुमने मिलाया हुआ है। तो बताओ क्या किसी भी टाइम पर, किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब ये किसी गिवन टेम्परेचर पे बात हो रही है, ठीक है, तो इसी गिवन, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं, गलत बोल दिया मैंने, गिवन टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे ये 100 यूनिट और ये 50 यूनिट है, इसी टेम्परेचर पर क्या लगता है इसका जो वेपर प्रेशर आएगा पी टोटल, पी टोटल, जो पी टोटल आएगा, क्या वो 100 और 50 के बीच में ही होगा या ज्यादा कम भी हो सकता है? आप बताओ क्या लगता है, 100 और 50 के बीच में ही होगा क्या, कि ज्यादा कम भी हो सकता है? उसी टेम्परेचर पर अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ, मतलब अलग अलग कॉम्पोजिशन, एक बार आप इसको 0.1 0.9 ले लो, कुछ भी कॉम्पोजिशन रख लो आप, है ना, बीच में ही होगा। कैसे सोचे सर? थोड़ा सा अभी वो मैथमेटिकली समझा दूंगा, थोड़ा सा ऐसे फील करो कि ये ज्यादा वोलेटाइल वाला है, तो जो ग्रीन वाले हैं ना ये ज्यादा वोलेटाइल वाले, मान लो अगर ये प्योर है, मान लो अगर ये प्योर है, मानो प्योर है, तो प्योर है तो बढ़िया है, बहुत वोलेटिलिटी है। अब इसमें एक भी अगर बी आ गया, मिल गए हैं, मिल गए हैं, एक भी अगर इसके सरफेस में बी आ गया, देखो एक भी बी आ गया, दूसरा बी आ गया, तो क्या लगता है अब जब एज अ होल देखोगे, तो अब इस लेयर की जो पावर है, जो वोलेटिलिटी वाली पावर है, वो थोड़ी कम हो गई होगी, है ना, वो थोड़ी कम हो गई होगी। अगर एक भी आ गया, थोड़ा सा भी आ गया, तो वो कम हो गई होगी। तो मतलब ये जब अकेला था, अकेला था, तो इसके हर मेंबर बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे, और इसलिए ये 100 यूनिट्स का प्रेशर अक्वायर कर रहा था, इसलिए 100 यूनिट्स की प्रेशर थी। बट जैसे ये बी का थोड़ा भी अमाउंट आया, तो ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, अब जो वेपर प्रेशर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये प्रेशर जो इसका टोटल प्रेशर होगा वो कम होने लगेगा। पहले 100 था, 100 से कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम 50 होगा। और 50 कब होगा? जब आपके पास प्योर बी प्रेजेंट होगा। और 100 कब होगा? जब आपके पास प्योर ए प्रेजेंट होगा। जब प्योर ए होगा, जब प्योर बी होगा, कुछ इस तरह से। तो आप जब सॉल्यूशन की बात करोगे, तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा 100 और 50 के बीच में ही होगा, इसके मिडिल में ही होगा। इस बात को आप थोड़ा फील कर लीजिए, आप वोलेटिलिटी से सोचो, और एक्चुअली भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एक्चुअली भी ऐसा ही होता है। तो इसके बाद जो ग्राफिकल पोर्शन है और जो पोर्शन है उसको अपन कल की क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है, और मजा आया ना? ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ठीक है, और आ, नया सीखे ना बहुत, हाँ। तो ठीक है, तो अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, है ना, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो अगर किसी बच्चे का किसी दिन मिस होता है, तो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, तो ज्यादा और आपको एक वैल्यू ऐड होगा पढ़ाई में, और बेटर अच्छे से कर पाओगे आप। जैसे किसी दिन कुछ मिस होता है तो आप देख लो, लेकिन कोशिश करो अगर आप अवेलेबल हो तो लाइव ही अटेंड करो। अगर किसी बाई चांस आप अवेलेबल नहीं हो, कोई टॉपिक में डाउट हो रहा है, क्लास में ऐसा लगा कि तेजी से निकल गया वो थोड़ा, या आपको थोड़ा धीरे चाहिए, तो आप उसको 2 बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।